हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इम्प्लीकेशंस ऑफ द सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। कि ये जो मार्केट की हमने जो सब कुछ डिस्कशन की है, सेल्स ने हमें क्या क्या चीज़ें और इससे रिलेटेड बताई हैं जो कि इम्प्लीफाई होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो इसने इम्प्लीकेशन ली है वो है आपकी दैट जनरल ओवर प्रोडक्शन इज़ इम्पॉसिबल। जो सेज है वो क्या कहता है कि जो आपके ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन होती है वो क्या होगी, इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकती। जनरल ओवर प्रोडक्शन मतलब सब जगह पे ओवर प्रोडक्शन हो रही है, जनरली एज अ होल हो रही है, वो इम्पॉसिबल है। तो जनरल ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, दैट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि दैट मीन्स प्रोडक्शन आप लोगों ने क्या करवा रखी, ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा है लेकिन डिमांड उतनी लोग क्या है कर नहीं रहे। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू सेज लॉ, सेज क्या कहता कि जनरल ओवर प्रोडक्शन क्या है, इम्पॉसिबल होती है। जब भी प्रोडक्शन बढ़ती है तो क्या होता है, इनकम ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि प्रोडक्शन में लगे हुए जो फैक्टर्स हैं वो भी क्या है, हमें बढ़ाने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो उससे इनकम भी क्या होगी, जो जनरेट होगी वो ज़्यादा होगी। दैट मीन्स जो इनकम से क्या है, लोगों और भी क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। उसका मतलब यही था कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे लगने वाली जो इनकम है वो भी बढ़ जाती है, ऑटोमेटिकली उससे लोगों की डिमांड भी क्या है, बढ़ जाती है। दस डिमांड किसकी इक्वल आ जाती है, सप्लाई के। तो इकोनॉमी जब हम पूरी की बात करें तो वो जनरल ओवर प्रोडक्शन से नहीं सफ़र कर सकती, या हम कह सकते हैं कि वहाँ पे टोटल डिमांड की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। उनका कहने का मतलब ये है कि डिमांड जो है वो कभी भी लेस नहीं होगी एग्रीगेट सप्लाई से, हमेशा क्या हो गई, इक्वल ही होगा। सो इट मे बी पॉसिबल दैट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कहते हैं हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कई बार ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। एंड सम ऑफ द गुड्स मे बी ओवर सप्लाइड, या कुछ हम गुड्स हैं जो कि ज़्यादा सप्लाई कर सकते हैं, बट इट वुड बी टेकन केयर बाय प्राइस मैकेनिज्म। लेकिन ये भी ध्यान कौन रखेगा, जो मार्केट में फोर्सेस काम कर रही होगी डिमांड एंड सप्लाई की, वो प्राइस मैकेनिज्म टेक केयर कर लेगा। सो कॉन्सिक्वेंटली कुछ एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्शन को वहाँ शिफ्ट कर देंगे जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, प्रॉफिट को कमा सके। तो अगर ओवर प्रोडक्शन या कुछ हिस्सों में प्रोडक्शन हो भी रही है तो एक एंटरप्रेन्योर इस तरह से प्रोडक्शन एफर्ट्स लेंगे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। सो सच एन ओवर सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेज ने यही कहा है कि कभी भी आपकी क्या है, ओवर सप्लाई नहीं होगी इंटायर इकोनॉमी में, क्योंकि एवरी प्रोडक्शन एक्टिविटी जनरेट सफिशिएंट परचेजिंग पावर टू लिफ्ट द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी कुछ ना कुछ लोगों के लिए जनरेट करती है, कुछ प्रोडक्शन पावर जनरेट करती है जो कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को बना सकते हैं एक मार्केट के अंदर। सो जेबीसी ने क्या नोट किया कि सप्लाई है जो पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट में कई बार एक्सीड हो सकती है डिमांड के, मतलब पार्शियल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, आधी अधूरी कुछ हिस्सों में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्या है, हो सकती है। हाउएवर, लेकिन क्या है, ये सिचुएशन ऑटोमेटिकली अपने आप सही हो जाएगी जब हम क्या कर देंगे, जो प्राइस है ओवर प्रोडक्शनविटी गुड्स का उसको कम कर देंगे। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, मतलब लोग डिमांड नहीं कर रहे, दैट मीन्स प्राइस को कम कर देंगे, लोग डिमांड अपनी बढ़ा देंगे, तो एग्रीगेट सप्लाई दोबारा से किसके इक्वल आ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड के इक्वल आ जाएगी। प्रोड्यूसर को कहते हैं सफ़र हो सकता है लॉसेस इन प्रोड्यूसिंग सच कमोडिटी। अब क्या है, प्रोड्यूसर कम रेट पे बेचने को तैयार है, सप्लाई ज़्यादा है, यदि प्रोड्यूसर को लॉस हो सकता है तो वो क्या कर देंगे, अपनी प्रोडक्शन को भी कट डाउन करवा सकते हैं। फिर भी ओवर प्रोडक्शन क्या है, इम्पॉसिबल हो जाती है। पार्शियल पॉसिबल है लेकिन ओवर, जनरल में अगर बात करें तो ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल। अब नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इज इम्पॉसिबल। कि क्या है, बेरोजगारी, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट सभी जगह पे है एज अ होल, प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो नहीं रही, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से यूटिलाइज नहीं करवा रहे, ये भी इम्पॉसिबल है। सो जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ लेबर की सप्लाई क्या है, उसकी डिमांड से ज़्यादा है। अब यहाँ पे सप्लाई की बात की है, लेबर की सप्लाई, पीछे से लेबर काफ़ी ज़्यादा है,
काम करने के लिए, विलिंग टू वर्क है, लेकिन उनको काम मिल ही नहीं रहा, डिमांड ही नहीं है लोगों में। सो व्हेन इन लेबर मार्केट सप्लाई क्या है, डिमांड से बढ़ जाए, तो वेज रेट क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन लेबर इज डिमांडेड। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है, लेबर तब तक डिमांड की जाती है जहाँ पे उसका वेज रेट किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर के इक्वल हो जाए। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है कि जो उसका वेज रेट उसके मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी के इक्वल हो जाए। फॉल इन वेज रेट, अब क्या करेंगे, वेज रेट को कम कर देंगे। इसका मतलब हमने क्या कर दी, रिडक्शन इन कॉस्ट टू द एम्प्लॉयज़ को वेजेस कम दे रहे हैं ना, एंड दे विल टेम्पटेड टू एम्प्लॉय मोर लेबर। अब हम जैसे लोग अगर लेबर रख रहे हैं, उनकी क्या है, वेजेस कम करवा दी, हम लेबर को ज़्यादा डिमांड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, लेबर को ज़्यादा रखेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी एंड प्रोड्यूसर्स विल ग्रो ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन टिल फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज अचीव्ड। जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं मिल जाती, तब तक प्रोड्यूसर्स क्या है, ज़्यादा आते रहेंगे, काम करते रहेंगे, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते रहेंगे। इट मे बी पॉसिबल है कि अनएम्प्लॉयमेंट आ सकती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन क्या है, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, अपने आप क्या है, करेक्ट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट देखो, अब पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट आर पॉसिबल। जो हमने किया है कि ओवर प्रोडक्शन जनरल वे में तो इम्पॉसिबल है और जनरल वे में अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉसिबल है, लेकिन पार्शियली ये पॉसिबल हो सकती है। सेल्स लॉ ने क्या मेंटेन किया, दैट अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी मे बी ओवर प्रोड्यूस। कोई पर्टिकुलर कॉमोडिटी क्या है, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है। इफ़ द एंटिसिपेटर्स ऑफ द प्रोडक्शन रिगार्डिंग द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स आर नॉट करेक्ट, अगर हमने जो एंटिसिपेशन लगाई है कि इतनी डिमांड लोग करेंगे, मान के चलो वो करेक्ट नहीं है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सप्लाई या तो ज़्यादा हो सकती है डिमांड से या कम हो सकती है डिमांड से। तो ये सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। इन अदर वर्ड्स, देयर कैन बी पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट इंडस्ट्री, लेकिन डिमांड और टोटल सप्लाई क्या हो जाएंगे, दे विल रिमेन इक्वल। इसका मतलब क्या है, अगर ओवर प्रोडक्शन होती भी है एक गुड की, देयर में बी अंडर प्रोडक्शन ऑफ द अदर, क्योंकि गुड्स इतनी है मार्केट में, अगर एक की ओवर प्रोडक्शन करवा रहे हो तो दूसरे की क्या हो जाएगी, अंडर प्रोडक्शन। सिचुएशंस ऑफ पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल तो है, लेकिन क्या है, टेम्पररी, कुछ देर के लिए ही पॉसिबल है। ये शॉर्ट पीरियड का कंसेप्ट है, लॉन्ग पीरियड में अपने आप से वो सारी सिचुएशंस क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज़ ऑफ अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज पे फॉर इटसेल्फ, कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिसका हम पहले यूज़ नहीं करवा पा रहे थे, अगर उसका यूज़ करवाते हो तो अपने आप ही वो कुछ इनकम जनरेट करती है। सो अनदर इम्प्लीकेशन सेल्स लॉ की क्या है, दैट अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज आर पुट टू यूज़। अगर क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ नहीं करवा रहे, उनका अगर यूज़ करवाते हैं, देन दे विल पे दैम फॉर इट, मतलब अपने आप ही उसकी पेमेंट निकल जाएगी। अब वो कैसे, बिकॉज व्हेन दे आर पुट टू वर्क, जब हम रिसोर्सेज को काम पे लगाएंगे, वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उससे पैसा आएगा, कुछ पेमेंट आएगी। दीज रिसोर्सेज विल बी पेड देयर रेमुनेशन आउट ऑफ द इंक्रीज प्रोडक्शन। अब जो प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, उनमें से उनकी क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। मतलब जो रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड है, वो अपनी पेमेंट खुद ही करवा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सो देयर विल therefore be no loss in employing the unemployed resources। तो इसका मतलब अगर हम अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज का यूज़ भी करवाते हैं तो कोई लॉस नहीं होगा, रैदर इससे क्या होगा, प्रॉफिट ही बढ़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। सेज क्या कहता है, कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। पहली है इसमें एडजस्टमेंट थ्रू द वेज रेट। अब जब क्या होगी, सप्लाई लेबर की ज़्यादा है डिमांड से, हमने क्या किया, वेज रेट को कम कर दिया, जिससे डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो सप्लाई डिमांड के दोबारा से इक्वल आ जाती है। वेज रेट फॉल, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर लेबर विल इंक्रीज एंड दैट विल बी इक्वल टू सप्लाई, मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो गई। सेकेंड है प्राइस लेवल के थ्रू एडजस्टमेंट करनी। डिसइक्विलिब्रियम जब आ जाता है डिमांड एंड सप्लाई में, अब इफ़ डिमांड इज लेस देन दिस सप्लाई, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, दैट मीन्स प्राइस क्या हो जाएंगे, कम, डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल डिक्रीज, सो दैट मीन्स दे आर बिकम इक्वल टू ईच अदर। थर्ड है एडजस्टमेंट थ्रू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेटेड होता है। अगर सेविंग ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट
को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो सेविंग दोबारा से किसके इक्वल आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट की इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे लिखा भी गया है दैट इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेल्स लॉ क्या कहता कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। जो हमने बचत की उसको क्या कर दी जाएगी, निवेश कर दिया जाएगा। सी ने क्या व्यू हेल्ड किया है दैट टू सेव इज टू स्पेंड। जो हमने बचत की है वो बचत किस लिए की है, स्पेंडिंग करवाने के लिए ही की है। सो वट एवर यू सेव इज एक्चुअली इन्वेस्टेड। इफ एट देयर इज टेम्पररी इनइक्वालिटी आती भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करवा के हम दोबारा से सेविंग और इन्वेस्टमेंट को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अनलिमिटेड आउटपुट एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटल। पॉसिबल है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या है, आउटपुट अनलिमिटेड जनरेट हो जाए और कैपिटल की ग्रोथ हो जाए। येट अनदर इम्प्लीकेशन सेल्स लॉ की है दैट देयर कैन बी अनलिमिटेड इंक्रीज इन आउटपुट एंड कैपिटल। अब रीज़न इसके पीछे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जो हमने सप्लाई कर दी उसकी डिमांड होनी ही होनी है मार्केट में। तो अनलिमिटेड इंक्रीज आता है आउटपुट में, दैट मीन्स उससे जो रिसोर्सेज है, कैपिटल है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो लोग उसकी तरह से डिमांड भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इफ़ देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो क्या हो जाएगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी। सो इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल प्रूव टू बी बेनिफिशियल। ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो, क्योंकि लोगों का पैसा लगा है, इनकम जनरेट हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल की ग्रोथ भी होगी। डिमांड, ये सिचुएशन आती ही क्यों है, बिकॉज डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। एट्थ है मनी इज अ वेल, कि मनी का एक ही फंक्शन है। से क्या कहता, हर इकोनॉमी बेसिकली एक बार्टर इकोनॉमी है, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। मनी सिर्फ यहाँ पे क्या काम करेगा, इट एक्ट्स लाइक अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिर्फ उसका काम है लेन देन करना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही करना, उसकी कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है। दस अगर इंक्रीज या डिक्रीज आता है क्वांटिटी ऑफ मनी में भी, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पे। नाइन्थ है पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या कहती है कि सेल्स लॉ हैज़ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो, क्योंकि सेल्स ने क्या कहा कि गवर्नमेंट क्या अडॉप्ट करेगी, वाई द गवर्नमेंट विल शुड अडॉप्ट लेज़र फेयर पॉलिसी, कि कोई उसकी इंटरफेरेंस ना हो, जिसका मतलब इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेज़र फेयर आपने याद रखना, इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी। इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बिल्ड इन फ्लेक्सिबिलिटी होती है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो गवर्नमेंट का कहते हैं कोई रोल ही नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेज रेट, प्राइसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता भी है, डिसइक्विलिब्रियम आता भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन दैम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फुली यूटिलाइज हो जाएगी, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाएगी। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस अगर करती है तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाएगा इकोनॉमी में। इसीलिए सेल्स ने क्या कहा है, लेज़र फेयर पॉलिसी को अपनाओ, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि आप क्या है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रह पाओ। टेंथ है कुछ अदर इम्प्लीकेशन सेल्स ने दी है। सेल्स हिमसेल्फ ड्यू 4 इम्प्लीकेशन ऑफ हिज लॉ। पहले क्या उसने किया कि साइज ऑफ मार्केट एंड एम्प्लॉयमेंट विल गो टुगेदर, मार्केट का साइज और एम्प्लॉयमेंट एक साथ में चलेगी। वाइडर द एक्सटेंट ऑफ मार्केट, जितना बच्चे मार्केट क्या होगी, ज़्यादा होगी, डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे, गुड्स की नई नई अवेलेबिलिटी होगी, मार्केट एक्सटेंड की हुई है, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली गुड्स विल फेच मोर प्राइस। अब क्या होगा, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइसेस क्या लगेंगे, ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड इसने इम्प्लीकेशंस क्या दी है, दैट्स प्रोस्पेरिटी इज इनडिविजिबल। प्रोस्पेरिटी होता है एक खुशहाली का पीरियड, एक सही पीरियड जो चल रहा है वो क्या है, मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ इनडिविजिबल। इट मीन्स इफ़ द इनकम ऑफ वन इंडिविजुअल इंक्रीज, अगर एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, बढ़ जाती है, उससे क्या होगा, दूसरे लोगों की इनकम भी बढ़ जाएगी। सपोज करो ना कि मेरी इनकम 10,000 थी, अब हो गई 15,000, इसका मतलब मैं क्या करूँगी, डिमांड ज़्यादा करूँगी कुछ चीज़ों का, डिमांड ज़्यादा करूँगी, जिससे मैं पहले कुछ सामान खरीदती थी 10,000 का खरीदती थी, आज उसके से 15,000 का खरीदूँगी, या पहले उससे सामान मैं 8,000 का खरीदती थी, आज मैं उससे 13,000 का। दैट मीन्स आपकी इनकम में जब इंक्रीज़ आया, उससे क्या हुआ, किसी दूसरे पर्सन की इनकम में भी इंक्रीज़ आता है, बिकॉज एक पर्सन का खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑफ वन, किसकी इनकम बनेगी, किसी दूसरे की। आज हम खर्चा करते हैं, अपने पैसे किसी और को देते हैं, वो उसकी इनकम बन जाती है। सो वी शुड टेक इंटरेस्ट इन द प्रोस्पेरिटी ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन अ कंट्री
अब जैसे कि है एग्रीकल्चर को बढ़ावा दो, उससे ट्रेड भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, बाकी सारे सेक्टर भी बढ़ते हैं ना। तो सिमिलरली इफ़ नेबरिंग कंट्री प्रॉस्पर आवर कंट्री, कि अगर हमारे आस पड़ोसी की जो कंट्रीज़ हैं वो हमारे कंट्री को प्रॉस्पर करती हैं, दे विल बेनिफिट फ्रॉम देम, ठीक है, हम उनसे बेनिफिट ले रहे हैं वो हमसे ले लेंगे। सो सेल्स लॉ ने प्रूव किया है कि पीस प्रोस्पेरिटी क्या होती है, इंडिविजिबल होती है। थर्ड पॉइंट इज इम्पोर्ट्स डू नॉट हार्म द इंडस्ट्रीज ऑफ अ कंट्री। ये क्या कहता है, जो इम्पोर्ट है ना, जो बाहर से चीज़ें आप मंगवा रहे हो वो इंडस्ट्रीज़ को हार्म नहीं करेगी, रेदर इंक्रीज इम्पोर्ट्स क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे एक्सपोर्ट को, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने में, मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे। इसलिए आपके सेल्स ने क्या अडॉप्ट की है, फ्री ट्रेड पॉलिसी, कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह ये सब कुछ नहीं लगना चाहिए। इंपोर्ट आपके लिए हार्मफुल नहीं है बल्कि अच्छी है। इंपोर्ट करोगे, नई नई मशीनरी का यूज़ करोगे बाहर से आई हुई, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फिर आप उनकी टेक्निक सीख जाओगे, एक्सपोर्ट करोगे फिर बाकी इंडस्ट्रीज़ में। तो ये सब उसने बताया है। फोर्थ है कि प्रोडक्शन शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस दैन कंजप्शन। कंजप्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बिकॉज consumption needs can be increased at any time, but factors of production cannot always be mobilized so quickly. वो कहते हैं कंजप्शन तो हम लोग क्या है, बढ़ा सकते हैं किसी भी टाइम में, लेकिन प्रोडक्शन को बढ़ाना, मोबिलाइज करना क्विकली बहुत ही मुश्किल होता है। सो प्रोडक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए कंजप्शन से। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, इम्प्लीकेशंस क्या क्या दी हैं सेल्स ने। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।